शुरू करते फिर से। भूस्खलन। भूस्खलन का अर्थ मृदा या चट्टान के खिसकने से है, जो कि गुरुत्व द्वारा नियंत्रित हो सकती है। यह सतही और गहरी भी हो सकती है, किंतु पदार्थ का द्रव्यमान ढाल के किसी हिस्से से या जल से भी हो सकता है। भूस्खलन का प्रयोग बृहद संदर्भों में चट्टान का अग्रगामी या पश्चगामी चाल से किया जाता है। मृदा लपा, तेज बारिश, भूकंप इसके कारण होते हैं। ये भारी हिमपात से भी हो सकता है। भूस्खलन को एक स्वतंत्र घटना के तौर पर अनुमानित किया जाता है। ठीक है। मतलब एक तरह से आप समझो, ये एक स्वतंत्र घटना के तौर पर अनुमानित करना इसको कठिन है। ये चक्रवात, तूफान या फिर नदी या फिर भूकंप द्वारा मतलब एक इससे ही जोड़कर देखा जाता है। अगला अगर बढ़े तो सुनामी, और सुनामी अक्सर खबरों में भी रहता है। और जो सुनामी अगर देखो तो जापानी भाषा के हार्बर तरंगों को समुद्री सिस्मिक तरंगों के नाम से जाना जाता है। ये लंबी समुद्री तरंगों की श्रृंखला या कोई अति ऊंची तरंग दैर्ध्य गहरे महासागर में आती है। इस तरह से दूसरे तह तक ये 100 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। इसका उत्पादन अक्सर अचानक हुए समुद्री तल के विस्थापन से होता है, जो कि भूकंप, भूस्खलन, समुद्री जल में अचानक हुए विस्थापन, और वर्तमान समय में कहा जाए तो परमाणविक क्रियाओं द्वारा भी हो सकता है। और सुनामी का केंद्र जो है 100 मील या हजारों मील दूर तक तटीय इलाके से हो सकता है। 2004 की सुनामी को आप संदर्भ में ले सकते हो। तटीय इलाकों में इसका प्रभाव बहुत ही विनाशकारी होता है, और इससे उत्पन्न हुई तरंगे कई हजार किलोमीटर तक अपना प्रभाव दिखा सकती या विस्तारित हो सकती हैं। सुनामी के प्रभाव या घटक अगर देखो तो भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, आंतरिक जल विस्फोट, जल विस्थापन, या फिर कहें परमाणु घटना है। हिमस्खलन अगर बात की जाए तो हिमस्खलन बर्फ या बर्फ की मात्रा का वर्णन करता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पर्वत श्रृंखलाओं से गिरने वाली हिम या बर्फ के कारण होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब संबंधित बलों की हिम की ऊपरी सतह पर दबाव पड़ता है। ये अक्सर उन पदार्थों को एकत्रित करता है जो बर्फ की सतह के नीचे होते हैं, जैसे कि मृदा और चट्टान। हिम अवशेषों को एक प्रकार की फिसलन के तौर पर परिभाषित किया जाता है, जो कि चट्टान और मिट्टी के मिश्रण से खिसकने से पैदा होते हैं। ये अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के कारण होते हैं। भूस्खलन को सूखा हिमस्खलन या गीला हिमस्खलन में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन्हें आगे प्रपन्न कार्यवाही हिम हिम स्वबलन का विलंब कार्यवाही रुस्वलन में भी बांटा जाता है। इन्हें चार श्रेणियां कौन कौन सी? सूखी बर्फ प्रपन्न कार्यवाही हिमस्खलन, गीली बर्फ विलंब कार्यवाही हिमस्खलन, सूखी हिम विलंब कार्यवाही हिमस्खलन, और हिम प्रपन्न कार्यवाही हिमस्खलन। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। अब अगर देखो बाढ़, तो बाढ़ भारत की एक कह सकते हैं नियमित घटना है। लगभग प्रतिवर्ष देश या एक या अन्य भाग प्रायः बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। जैसे कनल 2013 की बाढ़ भूमि पर अति प्रवाह, जो आमतौर पर सूखा होता है। मतलब ऐसे क्षेत्र भी बाढ़ के कारण बनते हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र में भी बाढ़ आ सकता है जो अक्सर सूखा रहता है। जैसे आप राजस्थान का भी देख सकते हो, जो मतलब एक चक्रवात के कारण हुआ था, पर फिर भी एक घटना तो है ही। कभी-कभी तालाब, झील, नदी जल जैसे स्रोत अत्यधिक जलमग्न हो जाते हैं, तो आसपास के क्षेत्रों का परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय ने इसको मतलब एक तरह से, जैसे अगर रेफरेंस देना होगा, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी एनडीएमए, गृह मंत्रालय ने इनको एक कहा कि बाढ़ अस्थायी तौर पर क्षेत्रों में अपलावन की स्थिति है, जो कि जलाशयों, नदियों के तटीय बांधों के टूटने के कारण, मतलब एक तरह से प्राकृतिक रूप से इसको नहीं माना। मतलब पहला तो यही कि तटीय बांधों के टूटने के कारण होती है। मूसलाधार बारिश, उच्च हवाएं, आंधियां, सुनामी, हिमपात, चक्रवात, तूफानी लहर, बांध फटने की से बाढ़ आती है। 6 घंटों में मूसलाधार वर्षा की शुरुआत से होने वाली बाढ़ को आकस्मिक बाढ़ कहा जाता है। ये प्रायः बादल फटने से संबंधित होती है। मतलब एक क्षेत्र में कम समय में अधिक वर्षा का हो जाना। तूफानों और चक्रवातों के स्थानीय चेतावनी देकर होने वाली क्षति को न्यूनीकृत किया जाता है। एनडीएमए 2008 असामान्य भारी वर्षा भी बाढ़ का कारण बनती है। एक विशेष प्रकार की बाढ़ यानी आकस्मिक बाढ़ अचानक उत्पन्न होती है, जिसमें पानी की मात्रा अत्यधिक तेजी से बहकर अपलावन का कारण बनती है। ठीक है। तो मतलब एक तरह से आप देख सकते हो, अक्सर ये क्वेश्चन आता है जल प्रबंधन से, बाढ़ से, या फिर शहरी बाढ़ से। तो इसको आप संदर्भ में ले सकते हो कि
एनडीएमए ने बाढ़ के लिए क्या परिभाषाएँ दी हैं या फिर जो भी आप समझना चाहो। अब आगे बढ़ते हैं, अत्यधिक तापमान या उष्ण लहर। एक तरह से एक्सट्रीम टेम्परेचर या हीट वेव, ये खबरों में 2023-24 और और हो सकता है 2025 में भी बना ही रहेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और सामान्य जलवायु परिस्थितियों में निश्चित क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान पैदा करती है। इसकी सीमा से बाहर की उष्णता मानव शरीर को मारती है। स्थैतिक वातावरणीय स्थितियों और खराब गुणवत्ता की हवा उष्ण संबंधित बीमारियों को बढ़ावा देती है। एक बड़े मेन में अचानक चलने वाली अत्यधिक शीतलहर अचानक भी हो सकती है और लंबे समय तक भी रह सकती है। ये शीतलहर कृषि संसाधनों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। अत्यधिक शीतलहर और भारी हिमपात के कारण पूरा का पूरा क्षेत्र ठप हो जाता है। शीत तूफान, बाढ़, तूफानी लहर, सड़क जाम, बिजली गुम, राजमार्गों एवं सड़कों में अवरोध का कारण और आप समझ सकते हो मानसिक भी कारण बनते हैं। अब सूखा की बात की जाए, ड्रॉट, तो ड्रॉट एक कह सकते हैं धीरे धीरे आने वाली लेकिन निरंतर बनी रहने वाली एक घटना है, जो मतलब सांख्यिकीय उत्परिवर्तन औसत के सापेक्ष सूखा सूखा के तौर पर परिभाषित किया जाता है। ये घटना एक घातक घटना है, भयावह और बिरले सूखे, शुष्क और अर्धशुष्क दोनों में घटित होते हैं। सूखे लंबे समय तक न्यून जल वर्षा के कारण जल की कमी, अपर्याप्त जल प्रबंधन तकनीकों और अत्यधिक सरकारी लापरवाही के कारण उत्पन्न होता है। आप एक संदर्भ ये भी सोच सकते हो, जैसे कि अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो 18वीं शताब्दी था, उसके बाद सूखे की घटना अत्यधिक बढ़ गई थी। तो एक संदर्भ आप ये भी बता सकते हो, सूखा जो होता है, एक जल प्रबंधन की कमी, जल की कमी, तकनीकों और अत्यधिक सरकारी लापरवाही के कारण उत्पन्न होता है। सूखे की भयावहता, नमी की कमी, सूखा चक्र, सिंचाई व्यवस्था प्रभावित क्षेत्र के आकार पर निर्भर करती है। एक निश्चित रूप से 750 एमएम से कम एवं मध्यम 750 1125 एमएम भारत के कुल 68.70 क्षेत्र के सामयिक सूखा के प्रति संवेदनशील मानते हैं। और एनडीएमए और इग्नू 2012 अन्य तीव्र घटित होने वाली आपदाओं से भिन्न, ये समय के साथ मजबूत होते जाते हैं, मतलब इस तरह से समझो। और जो आपदाएं होती हैं वो समय के साथ कमजोर होती चली जाती हैं, लेकिन और जो घटनाएं हैं वो समय के साथ मजबूत होती चली जाती है। कृषि एवं जल पूर्ति विनाशकारी प्रभाव डालता है। वर्षा की कमी के कारण पौधों, पशु पक्षियों एवं मानव जाति के लिए जल की आपूर्ति कम हो जाती है। सूखे के कारण खाद्य असुरक्षा, अकाल, कुपोषण, महामारी, विस्थापन आदि देखा जाता है। दावानल, अगर वर्तमान समय में दावानल की घटना काफी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि प्रभावी रही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की एक जंगल की आग हो या फिर भारत की हो। जैसे उड़ीसा में अभी आप खबरों में देखोगे तो उड़ीसा में लगभग 10 लाख से अधिक पेड़ एक आग लगने के कारण जल गए। तो ऐसी घटनाएं एक कह सकते हैं भयंकर घटनाएं, जो दावानल एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ जंगलों में लगने वाली आग से है, जिसमें घास की आग, झाड़ियों में लगने वाली आग, ब्रश आग एवं अन्य वनस्पतियों की आग सम्मिलित है। आग दावानल की गति अलग-अलग हो सकती है। उच्च ताप और मान, आरे उच्च हवाओं में इनकी गति और तेज हो जाती है। तेज हवाओं के चलते दावानल या जंगल के भाग अन्य भागों में फैलती जाती है। घने एवं सदाबहार जंगलों में ये आग तेज गति से फैलती है। सूखे पत्तियों, लकड़ियों, तनों एवं सूखी लकड़ियों से इस ईंधन को बल मिलता है। गर्म शुष्क दिनों में निम्न आर्द्रता और तेज हवा के साथ इस दावानल को और बढ़ावा मिलता है। बहुत सारे पेड़ मोम की तरह जल जाते हैं। जंगल की आग या दावानल के लगने पर यह निरंतर चलती रहती है। मूसलाधार बारिश ना हो या जलता ईंधन समाप्त ना हो जाए तब तक ये आग जलती रहती है। चक्रवात और तूफानी लहर, ये भी मतलब साइक्लोन और स्टोन सर्ज, तो वर्तमान समय में ये घटना देखने को मिल ही रही है। चाहे आप बिपरजॉय की बात कर लो, फैलिन की बात कर लो, या फिर जो भी आपको समझ आ रहा है। एक चक्रवात एक बड़े पैमाने पर वायु द्रव्यमान जो कम वायुमंडलीय दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है। शब्द चक्रवात उत्तरी तूफान में घुमावदार और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूर्णन के साथ तूफान की चक्रवात प्रवृत्ति को संदर्भ करता है। जैसे दक्षिणी गोलार्ध में इसे शायद हेरिकेन कहा जाता है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का तूफान प्रणाली जो कम दबाव वाले केंद्र और कई तूफानों की विशेषता है,
जो तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश करते हैं। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शुष्क गर्म मौसम और पर फीड उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप नम हवा में निमित निहित जल वाष्प का संघनन होता है। उनके स्थान और ताकत के आधार पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को अन्य नामों जैसे तूफान, उष्ण कटिबंधीय तूफान, चक्रवात तूफान, उष्ण कटिबंधीय अवसाद या बम एक चक्रवात या फिर ट्विस्टर हो गया के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक तूफान की वृद्धि एक तटीय बाढ़ या सुनामी जैसी बढ़ते जल स्तर की घटना समझ सकते हो। मतलब जब बढ़ता जल स्तर जाएगा तो भी आप जो एक सतही होगा, जैसे समझो अगर मुंबई में जल स्तर बढ़ रहा है तो भी आप समझो कि जो जल स्तर बढ़ेगा तो वहां का क्षेत्र तो कम ही रहेगा। तो जब पृथ्वी के संपर्क से जल स्तर कम स्तर पर रहेगा तो उससे गर्मी का मौसम या फिर उष्णता या फिर उष्ण का मौसम उत्पन्न होगा, जिससे कह सकते हैं कि कम दबाव वाली स्थिति पैदा होगी। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो मतलब अक्सर 3 भागों में मतलब दक्षिण चीन सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया और मेक्सिको की खाड़ी। 3 क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से जुड़ी समस्याएँ होती हैं, जो गंभीरता तूफान पथ के सापेक्ष जल निकाय के अवशोषण और अभिविन्यास से प्रभावित होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के दौरान जन-धन की हानि तूफान के बढ़ने से होती है। अब महामारी की बात की जाए, एपिडेमिक, तो वर्तमान समय में ये प्रासंगिक तो है ही, जैसे आप कोविड-19 दे सकते हो और इसके अभी अफ़वाहें चल रही हैं कि ये भी महामारी आएगी, ये भी महामारी आएगी और उससे पहले प्लेग थी या फिर उससे पहले हैजा थी, तो ऐसी बात है। अब महामारी 2 ग्रीक शब्द एपिक और डेमोन्स से मानी जाती है। संक्रामित रोगों का किसी अन्य क्षेत्र में सामान्य तरीके से फैलना महामारी को जन्म देता है। यह किसी ऐसे क्षेत्र या आबादी आबादी से हाँ, फिर से अगर पढ़े तो एपिडेमिक जो होता है एपिक और डेमोन से जाना जाता है संक्रामक रोगों का किसी अन्य क्षेत्र में असामान्य तरीके से फैलना महामारी को जन्म देता है, या किसी ऐसे क्षेत्र की आबादी या संक्रामक बीमारी के मामलों को महत्वपूर्ण संख्या है आमतौर पर उस बीमारी से मुक्त होता है। महामारी उष्णकटिबंधीय तूफान, बाढ़, भूकंप, सूखा इत्यादि जैसे अन्य प्रकार की हो सकती है। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस जैसे कैंसर के बाद अगर सबसे ज़्यादा एक भारत में मरने की संख्या, मृत्यु की संख्या है, तो वो हेपेटाइटिस से होती है। सेकंड नंबर पर टाइफाइड, डिप्थीरिया, मलेरिया, कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, एंटाइरिस, त्वचा रोग, खाद्य विषाक्त और वर्तमान समय कोविड-19 आदि रोग महामारी के परिणाम होते हैं। जीवन शैली आधारित रोग, नशा, नशीली दवाओं का सेवन भी महामारी की श्रेणी में आते हैं। संक्रामक बीमारियों का फैलना महामारी के दौरान हमारी चिंता के संबंध। अब इस पे कुछ प्रश्नों पर बात की जाए तो आपदा को परिभाषित कीजिए और विभिन्न प्रकारों की सूची बनाइए। तो आपदा को आप एक रेड क्रॉस सोसाइटी और रेड क्रिसेंट की जो एक परिभाषा है उससे संदर्भित कर सकते हो, या फिर 2005 की एक जो हमारा राष्ट्र अधिनियम था, उसके आधार पर बता सकते हो कि आपदा को हम क्या मानते हैं। और एक तरह से मतलब अगर रेफ़रेंस दे दिया जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। और आप चाहो तो उसकी नॉर्मल परिभाषा मतलब एक फ्रेंच शब्द से उत्पत्ति हुई है 2 शब्दों से डिस प्लस आस्टर, उसकी बातें बता सकते हो। और बताना चाहो तो आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई दुर्घटनाओं या लापरवाही के कारण से ये मानव के जीवन हानि से संबंधित है और पर्यावरण और प्राकृतिक नुकसान को जन्म देता है। ठीक है? तो ऐसी बातें आप करके चीज़ों को बता सकते हो। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों की सूची बनाएँ तो इसके 4 प्रकार होते हैं, जैसे जल और जलवायु से संबंधित आपदाएँ, तो उसमें आपको बहुत सारी आपदाएँ दिख जाएँगी। और दूसरा अगर देखो तो भौगोलिक संबंधी आपदाएँ जैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, बाँध फटना या फिर टूटना हो गया। तीसरा अगर देखो तो रासायनिक, औद्योगिक, परमाणविक आपदाएँ जैसे रसायन से संबंधित या फिर परमाणु आपदाएँ, न्यूक्लियर डिज़ास्टर जिसे कह सकते हैं। चौथा अगर देखो तो दुर्घटना संबंधित आपदाएँ जैसे शहरी आग या फिर जंगल की आग, खाद्यान्न में आग, तेल रिसाव, बड़ी इमारतों का ढहना आदि आप समझ सकते हो। और पाँचवाँ मेनली अगर देखो तो जैविक आपदाएँ जो एक शामिल किया जाना चाहिए। संक्षिप्त में भूस्खलन एवं भूकंप की चर्चा करें तो आप सामान्यतः चाहो तो भूकंप को चर्चा करके, भूकंप के उदाहरण और भूस्खलन की चर्चा करके जो मतलब एक
स्वतंत्र घटना के रूप में नहीं जानी जाती, फिर भी भूस्खलन तो होता ही है, जो चक्रवातों से, नदी के तेज बहाव से, बाढ़ आने से और भूकंप के कारण पैदा होता है। चक्रवात और तूफानी लहर की अगर व्याख्या करनी है, तो चक्रवात का एक आप स्तर दिखा सकते हो, कैसे मतलब एक जो तूफानी लहर है, तो कैसे मतलब एक टेक्निकल चीज़ें भी बता सकते हो आप चाहो तो, जो कम वायुमंडलीय दबाव के मजबूत केंद्रों के चारों ओर घूमता है। शब्द चक्रवात उत्तरी तूफान में घुमावदार और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूर्णन के साथ तूफान की चक्रवात प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। और इसके मतलब एक ये भी बता सकते हो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो भी। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, अब पढ़ेंगे हम मानव निर्मित आपदाएँ।